Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2, which is constitutional design, and this is the 8th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि फिलॉसफी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जानना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि कुछ लीडर्स, ऐसे मेजर लीडर्स हैं जिनके वक्तव्यों को सुनकर, उनके थॉट्स को सुनकर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनके क्या थॉट्स हैं, इसको लेकर हम लोग जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन चीज़ों को शामिल किया गया है। या फिर दूसरा तरीका है जिसको आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, और वो है व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप से अपनी फिलॉसफी में क्या कहता है। इसको कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए दिस इज व्हाट द पैराम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। जो प्रस्तावना यानी पैराम्बल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे, उसको पढ़ करके हम लोग जान सकते हैं कि इसमें कौन से वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं और किन बातों को लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पैराम्बल के बारे में विस्तृत रूप में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं, ताकि हमको एक आउटलुक मिल सके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन फिलॉसफी पे आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ पैराम्बल। पैराम्बल क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो द पैराम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट्स द सोर्सेज ऑफ इट्स ऑथोरिटी। पैराम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट करता है, यानी उसमें कौन से प्रिंसिपल और वैल्यूज़ लिए गए हैं इसको प्रेजेंट करता है। एंड इंडिकेट्स द सोर्सेज ऑफ ऑथोरिटी, और इसकी ऑथोरिटी को शो करता है कि कहाँ से इसकी ऑथोरिटी को लेकर के आया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इसको हम लोग विस्तार में जानते हैं कि टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल। तो ये सोर्सेज जो है बहुत सारे जगह से लिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए बहुत देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को इकट्ठा किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल से हम लोग इंस्पायर्ड थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का। तो उससे इंस्पिरेशन लेना हम लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ पैराम्बल। और ये बहुत सारे देशों की परंपरा रही कि उन्होंने जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसमें प्रस्तावना को पहले पेज पे लिखने का काम किया, और ये एक तरह से समराइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। पैराम्बल जो है वो समराइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि उसमें किन बातों और किन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को लिया गया है। तो आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पैराम्बल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और पैराम्बल के बारे में जानते हैं। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। ये पढ़ने में इस तरह से लगता है जैसे कि कोई पोएम पढ़ा जा रहा हो जो डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई है। यानी कि पैराम्बल को इस तरह से सजा करके लिखा गया है कि उसको पढ़ने पे वो लयबद्ध हो जाता है और लगता है कि जैसे कोई पोइट्री पढ़ी जा रही हो जो कि डेमोक्रेसी पर लिखी गई है। इट कंटेंट्स द फिलॉसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ड। जिन फिलॉसफी पे ये बिल्ड हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन, उस पूरे फिलॉसफी को एक निचोड़ के रूप में, एक सारांश के रूप में, एक समरी के रूप में पैराम्बल में लिखा गया है। तो उसमें वो सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ लिखे गए हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंग हैं और जिन पे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर करता है। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड वेदर इट इज़ गुड और बैड। अब देखिए, कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है किसी लॉ को अपने सिटीजन्स के लिए, या गवर्नमेंट का कोई एक्शन, ये सही है या गलत है, इस बात को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पैराम्बल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंग हैं जिन पर ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम ये इवेल्यूएट कर सकते हैं, ये मूल्यांकन कर सकते हैं, या हम जांच सकते हैं कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सही है या गलत, या जो लॉज बनाए जा रहे हैं सिटीजन्स के लिए वो सही बनाए जा रहे हैं या नहीं। इस बात का निर्णय इस बात से होगा कि वो उन प्रिंसिपल्स को, उन वैल्यूज़ को लेकर के बनाया गया है या नहीं, या गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो इसके फेवर में है या नहीं, इन प्रिंसिपल्स के फेवर में है या नहीं।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैरेंबल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यही आधार है हमारी डेमोक्रेसी का। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहते हैं। आइए पैरेंबल में लिखी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले लाइन जो है पैरेंबल की वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे क्या तात्पर्य है इसको समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। इस लाइन से ये बातें स्पष्ट होती हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, इट इज़ फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इंडिया के पीपल्स ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करें, उनके द्वारा ही ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया है। एंड किसी किंग या किसी आउटसाइड पावर को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। यानी कि कोई राजा या किसी अदर कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है सॉवरेनिटी, इसको समझेंगे हम लोग कि ये क्या होती है। तो पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजंस ऑन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। पीपल जो है इस कंट्री के, वो हमेशा सुप्रीम राइट्स उनको प्राप्त होगा कि वो जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं देश के या जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं देश के, उन सबको वो सॉल्व करें। यानी कौन सॉल्व करने वाला है? वो पीपल सॉल्व करने वाला है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लोगों के बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेगी, जो भी इंटरनल मैटर्स होंगे या एक्सटर्नल मैटर्स होंगे इंडिया से रिलेटेड, वो सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाएगी, क्योंकि पीपल ऑफ द इंडिया चूजन द गवर्नमेंट एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपल्स ने ही गवर्नमेंट को फॉर्म किया है और वो गवर्नमेंट को अधिकार पीपल्स ने दिया है कि वो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल मामले में को सॉल्व करे, और किसी भी प्रकार के नो एक्सटर्नल पावर कैन बी डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कोई भी बाहरी पावर यानी किसी अन्य देश का कोई पावर इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी आदेश नहीं दे सकता है कि आपको ऐसा करना है। इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो एक स्वावलंबी देश है और वो अपने निर्णय खुद लेगा। आइए इन शब्दों को भी समझते हैं। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। यानी कि वेल्थ जो है वो जनरेट की जाएगी सोशली, यानी सब लोग मिल के वेल्थ को जनरेट करेंगे, एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, और उसको सोसाइटी में इक्वली डिवाइड भी कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में दिखाई देती है, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे, और वो रेगुलेशंस जो हैं उसके द्वारा इंडस्ट्रीज़ को और लैंड के फॉर्म को चेंज किया जाएगा और उसको एक सोशलिस्ट रूप दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकुलर को। तो सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। यानी कि इंडिया में सभी नागरिकों को जो भी वो रिलीजन को मानना चाहते हैं, जो भी वो रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार उनको प्राप्त होगा देश में। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। यानी कि गवर्नमेंट का यानी भारत सरकार का कोई भी रिलीजन से कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि कोई एक ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का नहीं होगा। सभी रिलीजन्स के प्रति गवर्नमेंट सेम बिलीफ रखेगी और सेम फेथ रखेगी, सेम रिस्पेक्ट रखेगी। तो ये दोनों शब्द हम लोगों को समझ में आए। आइए कुछ और शब्द हैं उनको भी हम लोग समझते हैं। आइए डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब समझते हैं कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉइंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स elect their rulers and hold them accountable। यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें पीपल जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करे, ऐसी गवर्नमेंट हो जहां लोग इक्वल राइट्स जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको एंजॉय करें, और उसमें जो रूलर्स हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए।
यानी कि वो जवाबदेह होने चाहिए पब्लिक को कि कोई भी लॉ बना रहे हैं या कोई भी वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो वो उसके प्रति जवाबदेह हों और दे आर आंसरेबल टू द पीपल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स के साथ ही चलाई जाए और वो बेसिक रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जा रहे हैं। आइए रिपब्लिक को समझते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। ये कोई वांशिकी अनुवांशिकी इसमें नहीं देखी जाएगी कि पिता के बाद पुत्र बन रहा हो, ऐसा हेरिडिटी उसमें नहीं होगा। उस पोजीशन को होल्ड करेगा कोई, उस पोजीशन पर वही व्यक्ति बैठेगा जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। तो हम लोगों ने डेमोक्रेटिक को भी समझ लिया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म में सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे और जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होगी, अपने काम के लिए आंसरेबल होगी टू द पब्लिक, और कुछ बेसिक रूल्स ऐसे होंगे जिससे वो गवर्नमेंट चलेगी। और रिपब्लिक का हम लोगों ने समझ गया कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा और कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो किसी हेरिडिटी से आता हो, यानी कि पिता के बाद पुत्र यानी सक्सेशन के तौर पे वो कोई पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता है। जस्टिस और लिबर्टी दो ऐसे शब्द हैं जो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। आइए इनको भी समझते हैं। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। किसी भी देश के नागरिक जो हैं वो उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, यानी कि कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पर और जेंडर के आधार पे उनके साथ यानी सिटीजन्स के साथ का आपस में कोई भेद ना हो, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। जो भी सोशल इनइक्वालिटीज समाज में हैं, जो डिफरेंसेस हैं समाज में, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट होगी उसको वहाँ के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा और सबके कल्याण की बात सोचनी होगी सारे नागरिकों, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप। जो ऐसा ग्रुप हो जो हमेशा से पिछड़ा रहा है उनको खास करके मदद की आवश्यकता होती है। आइए लिबर्टी को समझते हैं। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स। किसी भी देश के नागरिक के ऊपर कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए। इन व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं उसके लिए उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, वो कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेंगे, इसकी आज़ादी उनको होनी चाहिए। और उसके लिए जो भी एक्शंस उनको लेने हों उसको लेने की इजाज़त उनके पास होनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो जस्टिस में ये बताया गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। और जितने भी इनइक्वालिटीज़ है उनको गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहिए सोसाइटी से। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए स्पेशली वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, और सारे नागरिकों को भी वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा हो, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और लिबर्टी में हम लोगों ने जाना कि किसी भी प्रकार के अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लोगों पे नहीं लगाने चाहिए, उनको अपने थॉट्स को व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने एक्शंस में उस चीज़ को व्यक्त कर पाएँ, इसकी लिबर्टी उन्हें होनी चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, इसको देखते हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। जितने भी सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, सभी सिटीजन्स इक्वल होंगे इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून की दृष्टि से सभी सिटीजन्स को एक समान माना जाएगा और एक तरह के अपराध के लिए एक तरह की सज़ा होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड। जो एक ट्रेडिशंस बना हुआ है किसी इनइक्वालिटी को लेकर के, वैसी इनइक्वालिटीज़ को समाज से बिल्कुल समाप्त कर देने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और सबको गवर्नमेंट को चाहिए कि समान अवसर प्रदान करे ताकि वो ग्रो कर पाएँ, उनमें डेवलपमेंट हो पाए। तो पूरे देश की डेवलपमेंट वहाँ के सिटीजन्स के डेवलपमेंट पे निर्भर करती है, इसलिए हर व्यक्ति ग्रो करे, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए और इसके लिए वो माहौल क्रिएट करे। फर्टिनिटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हम सभी नागरिकों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए
कि ये लगे कि हम सभी एक फैमिली के मेंबर्स हैं। एंड नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, और किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं होगा कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फीरियर साबित करे, यानी कि उसको ये बताए कि वो इन्फीरियर है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में। तो हम लोगों ने इक्वालिटी को समझा, इसमें समझा कि लॉ की दृष्टि में सभी नागरिक सेम है और एक अपराध चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो उसके लिए एक सज़ा मुहैया होगी और उसको एक समान ट्रीट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ थी कि जो भी ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज समाज में है उनको बिल्कुल समाप्त कर देने की ज़रूरत है समाज से, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना डेवलपमेंट कर पाए। फर्टिनिटी में हम लोगों ने समझा कि सारे लोग जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि दे आर बिलोंगिंग टू अ सेम फैमिली, कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस तरह की भावना उनके अंदर होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी को इन्फीरियर साबित करने की कोशिश न करे समाज में। प्रस्तावना की अंतिम कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप को कह रही है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ये जो तारीख है 26 नवंबर 1949 की, उस दिन हियर बाई एडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज के दिन यानी 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हम लोगों ने इसे एडॉप्ट कर लिया और अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित किया। आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी सारे नागरिकों को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, तो सारे नागरिकों की तरफ से उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वी आर एडॉप्टिंग ऑन दिस डेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आज से सभी के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। तो ये प्रस्तावना की कुछ बातें थी जिसको आज हम लोगों ने अपने वीडियोज़ में देखा, और उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आए होंगे कि वो कौन सी फिलॉसफीज़ हैं जिसको इंक्लूड किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको एक समराइज रूप पैरेंबल में दिया गया। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।